में हम फर्स्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स के पेपर के हवाले से बात करेंगे। तो इस साल हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के पेपर में दो मेजर चेंज आए हैं। पहला हमारे पास चेंज आया है पैटर्न का, ठीक है। आज से पहले जो आपके पास पेपर होते थे वो आपके होते थे ओल्ड मेथड पे, जिसमें एसएलओ बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं हो रहा था आपको और वाली कंडीशन नहीं मिल रही थी। लेकिन इस साल आपके पास जो पेपर आएगा उसमें आपको और वाली कंडीशन मिलेगी। फर्स्ट जो मेजर चेंज आया है आपका इस साल के पेपर में वो ये है। सेकंड जो चेंज आया है वो आपके पास टोटल मार्क्स में आया है। पहले आपके पास जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता था वो 85 मार्क्स का होता था, लेकिन इस साल जो आपके पास पेपर आएगा वो आपका 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। आपके पास जिसमें 17 मार्क्स के जो है वो एमसीक्यूज़ होंगे और बाकी मार्क्स के जो है वो आपके पास जो सब्जेक्टिव होगा वो आपका होगा। अब आपके पास अगर हम फर्स्ट सेक्शन ए की बात करते हैं तो सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव है जो नॉर्मली आपके पास होता है, इसमें आपके पास कोई चेंज नहीं आया है। अब ऑब्जेक्टिव की तैयारी की अगर हम बात करें तो अगर करते हैं तो आपने ऑब्जेक्टिव को जब तैयार करना है तो फर्स्ट आपने क्या करना है, इट इज़ बेस्ट कि अगर आप जो है वो पूरी बुक को थॉरली रीड कर लो, हर चैप्टर को थॉरली एक दफ़ा अच्छी तरीके से आप उसको पढ़ लें। याद मत करें बट उसको एक अच्छे तरीके से पढ़ लें। जब आप उसको पढ़ लेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको ये पता होगा कि इस चैप्टर में आपके पास बात क्या हो रही है, ठीक है। तो आपने उसको थॉरली रीड कर लेना है। चैप्टर के आखिर में जो एमसीक्यूज़ हैं आप उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, दैट इज़ इनफ। आपका ऑब्जेक्टिव में मार्क्स कटने के कोई चांस नहीं बचते हैं अगर आप अच्छे तरीके से थॉरली रिलैक्स होके पूरी बुक को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं और आपकी बुक में जो एमसीक्यूज़ गिवन है आप उनको सॉल्व कर लेते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव में मार्क्स कटने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर होता है ना उसमें ऑब्जेक्टिव ख़ास तौर पर आपके पास डिफ़िकल्ट नहीं आते, बहुत ही बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और बहुत ही इजीली सॉल्व होने वाले ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आप इजीली उनमें कंप्लीट नंबर, पूरे नंबर आप इजीली गेन कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे जो जैसे आपके पास गिवन है ऑब्जेक्टिव है, आप इसको देखो तो आपके पास फर्स्ट जो एमसीक्यूज़ है वो है द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट कंसर्न विद द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग वैलिड कंक्लूजन इज कॉल्ड, कि वो ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिसका जो है वो कंसर्न करती है, मतलब डील करती है वैलिड कंक्लूजन्स के साथ। वैलिड कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई भी प्रोसेस करते हो ना तो प्रोसेस के आखिर में जो आप एक वो तज्जिया निकालते हो, एक आप प्रॉपर एक आंसर निकालते हो कि अच्छा इस पे बेस पे हम ये कह सकते हैं या इस बेस पे हम ये चीज़ कह सकते हैं, हाँ ये इस वजह से हुई है। जो 2-3 लाइन की आपकी कंक्लूजन निकलती है वो आपके पास स्टैटिस्टिक्स की कौन सी ब्रांच के साथ डील होती है। अब ये जो एमसीक्यूज़ है ये बेसिकली आपका चैप्टर नंबर 1 में से है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 बेसिकली आपके पास क्या है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें आपको स्टैटिस्टिक्स की टाइप बताई गई हैं, उसकी लिमिटेशंस बताई गई हैं, उसकी नेचर बताई गई है, स्टैटिस्टिक्स होता क्या, ये सारी डील्स आपके पास चैप्टर नंबर 1 में आपके पास। अब अगर हम एमसीक्यूज़ की बात करें तो हमें पता है जो ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जब हमारे पास बात होती है तो हमारे पास दो ब्रांचेस होती हैं, एक आपके पास डिस्क्रिप्टिव होती है और दूसरी आपके पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है। अब आप सिंपल अगर याद करना चाहें कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल होता क्या है तो आप इनके नाम से याद करें। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब से निकला है, ठीक है। तो आप जब डेटा को समराइज़ करते हो या डिस्क्राइब करते हो या फिर उसका एवरेज निकालने की कोशिश करते हो, डाटा को एक पेज पे लाने की कोशिश करते हो, वो आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में मोस्टली हम प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं, हम जो है कंक्लूजन्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, हम सैंपल के थ्रू डाटा के अंदर से जो है वो डिफरेंट आप कह सकते हो इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास इसकी वजह क्या है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के ताल्लुक है। अब जब हमारे पास प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग वैलिड कंक्लूजन की बात हो रही है तो वो आपके पास हमेशा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आएगा, वो आपका कभी भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में नहीं आएगा। आप सिर्फ ये याद रख लो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में या तो हम डेटा को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ डाटा इट इज़, या डाटा को हम जो है वो समराइज कर। अब जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है वो आपके पास है सेंसस रिपोर्ट पब्लिश्ड आर। अब आपके पास हमने बताना है कि जो सेंसस रिपोर्ट पब्लिश होती है वो प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है या फैक्टिशियस डेटा है, मतलब आपके पास जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता है ऐसा डेटा है। अब ये भी आपके पास चैप्टर नंबर 1 में से है, ठीक है। अब आपके पास हमें पता है कि डेटा या तो प्राइमरी होता है या तो सेकेंडरी होता है, टाइप्स दो ही होती है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है या नहीं है ये टाइप्स में नहीं आता आपके पास।
अब आपके पास अगर हम प्राइमरी डाटा को देखें तो प्राइमरी डाटा वो होता है जो फर्स्ट टाइम किसी ने कलेक्ट किया होता है, इससे पहले किसी ने कलेक्ट नहीं किया, आप खुद पर्सनली जाके कलेक्ट करते हो, चाहे वो आप थ्रू सेंसस कर रहे हो, चाहे वो आप थ्रू सर्वेस कर रहे हो, चाहे वो ईमेल्स के थ्रू है, चाहे वो इंटरव्यूज़ के थ्रू है, चाहे वो सर्वेस के थ्रू है, ठीक है, वो प्राइमरी डेटा होता है। अब उसी प्राइमरी डेटा को कोई और इंसान आता है, लेता है और उसको यूज़ करता है, दैट इज़ योर सेकेंडरी डेटा, ठीक है। सेकेंडरी डेटा वो बंदा जाके खुद कलेक्ट नहीं करता, वो किसी इदारे के थ्रू या किसी पर्सन ने जिसने ऑलरेडी उसको कलेक्ट किया हुआ है वो उससे लेता है, वो सेकेंडरी डाटा होता है। अब जो सेंसस रिपोर्ट होती है वो बेसिकली आपके पास प्राइमरी डेटा होता है, ठीक है। आपकी बुक में प्राइमरी डाटा के अंदर एग्जाम्पल ही सेंसस रिपोर्ट की है, ठीक है। तो सेंसस रिपोर्ट जो है वो आपके पास प्राइमरी डाटा होगा, ठीक है। और अगर इसी सेंसस रिपोर्ट को कोई उठा के दूसरा बंदा इस्तेमाल कर रहा है तो वो आपका सेकेंडरी डाटा होगा। अब थर्ड जो है वो है अ ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। अ ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि CF आपका। अब ये आपके पास जो क्वेश्चन है MCQ से, ये चैप्टर नंबर 2 में से आपके पास आया है। अब जो ग्राफ आपकी बुक में गिवन है, ये सारे ग्राफ हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ऑगिव और फ्रीक्वेंसी कर्व गिवन है आपके पास। हिस्टोग्राम में आप में याद रखना है कि क्लास बाउंड्रीज के अगेंस्ट जब फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो वो हिस्टोग्राम बनाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी जो है वो समहाउ इसी तरह बनता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हिस्टोग्राम क्योंकि बार्स की तरह होता है ना, आपके पास हिस्टोग्राम वो होता है जिसमें सारे बार्स आपस में इस तरह आपके पास जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस तरह आपके पास एक लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। ऑगिव अब आपके पास एक ऐसा ग्राफ होता है जो कि क्लास बाउंड्रीज के थ्रू ही बनता है, लेकिन उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज यूज़ होती हैं, ठीक है। अगर क्लास बाउंड्रीज के अगेंस्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है तो वो आपके पास कौन सा ग्राफ हो जाता है? ऑगिव ग्राफ हो जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपके पास है वो आपके पास है द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन की आपके पास बेसिस कितनी है, ये भी आपके पास चैप्टर नंबर 2 में से है। तो देयर आर द 4 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। फर्स्ट इज़ योर क्वालिटेटिव, सेकेंड इज़ योर क्वान्टिटेटिव, थर्ड इज़ योर जियोग्राफी, और जो चौथी होती है वो आपके पास क्रोनोलॉजिकल यानी अकॉर्डिंग टू द टाइम होती है, ठीक है। तो ये आपके पास 4 बेसिक क्लासिफिकेशन होती है। जो क्वालिटेटिव होती है वो आपकी बेसिकली बात करती है एट्रीब्यूट्स के हवाले से, जैसे आपका हेयर कलर हो गया, आई कलर हो गया, रिलीजन हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं, दिस इज़ योर क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा वो डाटा होता है जहाँ पे आप नंबर्स के साथ बात कर रहे होते हो, वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे होते हो, वो आपका क्वांटिटेटिव डाटा होता है। जियोग्राफिकल या आप उसको सेप्टल डेटा भी कह सकते हो, जिसमें लोकेशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और जो क्रोनोलॉजिकल डाटा होता है उसमें हमारे पास क्रोनोलॉजी की बात होती है यानी कि टाइम की बात होती है। तो वो आपके पास 4 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपके पास ये हो जाती है। अब नेक्स्ट आपके पास फाइंड द अर्थमेटिक मीन। आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग डेविएशंस। इन सब डेविएशन के लिए आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, या कि जो सिंपल आपके पास मीन होता है हमने वो फाइंड करना है। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके कह रहे हैं समीशन x-11 इज इक्वल टू 6, x-30 इज इक्वल टू 19 एंड x-11 इज इक्वल टू 17। अब आपके पास मीन की एक प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, कि जब हम सम ऑफ डेविएशन लेते हैं उसके मीन से तो वो हमेशा 0 आता है। पर यहाँ पे अगर आप फर्स्ट कंडीशन देखो, फर्स्ट जो उन्होंने दिया है और सेकंड दिया है, उसमें तो आगे नंबर है, एक में 6 है और एक में 19 है। इसका मतलब है पहले दोनों सिनेरियोज आपके पास गलत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन सम ऑफ डेविएशन मीन जो है वो ऑलवेज इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, और वो सिर्फ ये जो आपके पास थर्ड वाला है ना, वो उसके लिए जो है वो काम कर रहा है, जहाँ पे आपके पास समीशन x-17 इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो ऊपर वाले ये जो दोनों आपके पास सिनेरियोज है ये गलत है। अब अर्थमेटिक मीन वाला जो आपको पता है चैप्टर नंबर 17 में से है, उसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। अब यहाँ पे क्योंकि समीशन x-17 इज इक्वल्स टू 0 है, तो हमारे पास x की जगह x आ गया, x बार की जगह 17 है, तो इसका मतलब है आपका मीन क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, बी इसका ऑप्शन आ जाएगा। अब नेक्स्ट है द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर। तो अब हमें पता है
ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन में आपने पहले देखनी है कि आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है। तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 अंडर रूट, और यहाँ पे ये चारों वैल्यूज़ हमारे पास इसके अंदर आ जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 64, एंड आप इसका 4th रूट ले लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश भी करो तो 4 2 8 होता है, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 64 कर लेंगे, तो ये 4th है। अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करें सिंपल तरीके से, तो आपको पता है कि 8 मल्टीप्लाई बाई 8 एज इट इज़ आ जाएगा, और 64 भी 8 का स्क्वायर होता है, तो वो भी 8 मल्टीप्लाई बाई 8 आ जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 4th पावर है, तो आप अंडर रूट 4 और यहाँ पे 8 की पावर 4 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल के इसको सॉल्व कर सकते हो, तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 8। अब आपके पास नेक्स्ट है द मॉडल लेटर ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। जो आपके पास मॉडल लेटर है, जो वर्ड आपके पास स्टैटिस्टिक्स है, उसका आपने क्या करना है, मॉडल लेटर्स बताने हैं। मॉडल लेटर्स का मतलब होता है कि आपके पास मॉडल क्लास से निकला है। मॉडल क्लास किस क्लास की होती है, मॉड की होती है। ठीक है। तो मॉडल लेटर जब भी आपके पास आएगा, इसका मतलब है कि आपने उस चीज़ का मॉड निकालना है। और मॉड का मतलब क्या होता है कि डेटा में सबसे फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी आ रही है। अब आप वर्ड स्टैटिस्टिक्स में देखोगे तो कौन सा अल्फ़ाबेट सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो वो आपके पास आपका मॉडल लेटर हो जाएगा। अगर आप वर्ड स्टैटिस्टिक्स में देखो तो उसमें S 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है। इसी तरह अगर आप टी को देखोगे तो टी भी आपका 3 टाइम्स आ रहा है, ए आपका सिंगल टाइम आ रहा है। ठीक है। इसी तरह आई जो है वो आपका 2 टाइम्स आ रहा है। इसी तरह सी आपका 1 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब है एस और टी दो ऐसे लेटर्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और दोनों 3 टाइम आ रहे हैं, तो ये जो एस एंड टी है ये आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा, मॉडल क्लास में और मीडियन क्लास में डिफरेंस होता है। मॉडल क्लास मॉड से निकलती है एंड मीडियन क्लास मीडियन की होती है। ठीक है। तो अगर आपको मॉडल क्लास की बात की है तो आपने हमेशा मॉड निकालना है, और आपको मीडियन क्लास का अगर पूछा जाए तो आपने हमेशा मीडियन ही निकालना है। अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास है हार्मोनिक। हार्मोनिक मीन निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास हार्मोनिक मीन का है, वो भी आपके पास चैप्टर नंबर 3 में से है। अब हार्मोनिक मीन का जो आपके पास फॉर्मूला होता है, अगर आप उसको देखें तो आपके पास होता है n डिवाइडेड बाय समीशन 1/x। अब आपके पास n होता है नंबर ऑफ द वैल्यूज़, तो आपके पास यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं, तो आपके पास 3 आ जाएगा, और 1/x का मतलब होता है कि जो हर वैल्यू आपके पास x, आपने इन सब वैल्यूज़ का सम ले लेना है। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। आप इसका एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 प्लस 1/4, और इसको फर्दर सॉल्व करोगे जो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 4, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 7, यानी कि 12/7 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक सो यहाँ पे ये थोड़ी सी टाइप में एक मिस्टेक है, तो ये 12/7 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट है उन्होंने कहा है कि आपके पास ये भी चैप्टर नंबर 3 में से ही है, द सम ऑफ द स्क्वेयर्ड, कि आप जब सम लेते हो और उसका स्क्वेयर्ड करते हैं किसी भी वैल्यू का, ठीक है, डेविएशन फ्रॉम इट्स वैल्यू, तो आपके पास किसी भी सम ऑफ द स्क्वेयर उसकी डेविएशन से करेंगे उसकी वैल्यूज़ का, तो लीस्ट मतलब सबसे कम जो होता है वो किससे आता है, मतलब डेविएशन जो है वो किससे हम ले सकते हैं, अर्थमेटिक मीन से, मीडियन से, मोड से, ज्योमेट्रिक मीन से। तो अभी हमने पीछे ही पढ़ा था सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन इज़ 0, तो सबसे लीस्ट 0 ही होता है। तो आपके पास जो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन जो सबसे कम आती है वो मीन की होती है, तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो आपका फर्स्ट होगा, अर्थमेटिक मीन। अब आपके पास नेक्स्ट है द वेरिएंस इज 0 इफ़ ऑल ऑब्जर्वेशन आर, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है। उनका वेरिएंस आपका 0 होता है ओनली इफ़ ऑब्जर्वेशन आर व्हाट, क्या आपके स्क्वेयर्ड, स्क्वेयर रूट, डिफरेंट या सेम। तो आपका वेरिएंस ऑब्वियसली जब आपका वेरिएंस सेम होगा, ठीक है, वेरिएंस आपको ये बताता है ना कि एक डेटा की दूसरे डेटा के साथ वैल्यूज़ में कितना डिफरेंस है, ठीक है, कितने दूर है, डिस्पर्जन बताता है। लेकिन अगर सारी वैल्यूज सेम हो जाएंगी तो वो डिस्पर्जन कैसे बताएगा, तो वहाँ पे उस केस में 0 हो जाता है जब सारी की सारी वैल्यूज़ आपके पास सेम होती हैं। अब नेक्स्ट है द प्राइस रिलेटिव ऑफ द परसेंटेज रेशो ऑफ द करंट ईयर एंड डैश। तो आपके पास जो प्राइस रिलेटिव है उसका फार्मूला पूछा है कि वो क्या होता है। जो प्राइस रिलेटिव है वो परसेंटेज होती है, परसेंटेज रेशो होती है करंट ईयर की, एंड तो दूसरा क्या होता है, तो हमें पता है उसमें पी एन अवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। पी एन आपका करंट ईयर हो जाएगा और पी नॉट आपका क्या हो जाता है,
बेस ईयर हो जाता है। तो आपके पास यहाँ पे आगे करंट ईयर प्राइस के डिवाइड करके आ जाएगा बेस ईयर। ओके, तो आपके पास ये चैप्टर नंबर आपके पास 5 में से है। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द अपवर्ड बाइस, ये भी चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर वाले में से है। तो आपके पास लास्ट प्योर होता है जिसका आपका अपवर्ड बाइस होता है, और जो पार्शियस होता है उसका आपके पास डाउनवर्ड बाइस होता है। ठीक है, तो आपके पास जो अपवर्ड बाइस होता है वो आपका पास लेस प्योर का होता है। नेक्स्ट आपके पास है व्हेन रिग्रेशन लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन देन द इंटरसेप्ट ए इज़। तो आपके पास यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 6 में से है। तो यहाँ पे आपके पास पूछ रहे हैं जो आपके पास लाइन होती है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, अगर उस लाइन में ओरिजिन से अगर हम पास करते हैं तो जो इंटरसेप्ट ए है उस पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, वो ज़ीरो हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर हमारे पास अगर आप देखो कोई भी लाइन है वो ओरिजिन से पास करती है, इसका मतलब है उसके दोनों ऑर्डिनेट्स एक्स और वाई दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे ज़ीरो इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि आपके पास ज़ीरो इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा, क्योंकि बी इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। तो ए आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट है द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे इस एक्स के बारे में बात हो रही है। देखिए ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसको और हम क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, रिग्रेसर, प्रिडिक्टर, या ऑल ऑफ दीज, ये सारे नाम आपके पास हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्योंकि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल क्योंकि वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहा है, तो एक्सप्लेनेटरी। रिग्रेसर भी है, प्रिडिक्ट क्योंकि प्रिडिक्शन तो इसी के बेस पे हो रही है ना, वाई आप प्रिडिक्ट ही एक्स के बेस पे करते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, तो इसकी वजह से इसको हम प्रिडिक्टर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास व्हेन टू वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन द कोरिलेशन विल बी। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, तो आपके पास वो कह रहे हैं कि अगर दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपके पास पॉजिटिव कोरिलेशन होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे पास सेम डायरेक्शन है, इसका मतलब है इस तरफ अगर एक्स मूव करे तो वाई भी इसी तरफ मूव करेगा, तो ये आपके पास पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाती है। तो इसको आप कह सकते हो कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव कोरिलेशन है, और अगर वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, मतलब कोई कोरिलेशन बन ही नहीं रही है, डेटा ना अब एक डायरेक्शन में जा रहा है ना ही क्या नाम आप कह सकते हो एक्स इंक्रीज़ हो रहा है वाई डिक्रीज़ हो रहा है, ऐसा भी नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं है, तो कोई कोरिलेशन है ही नहीं। तो वहाँ पर आपके पास ऐसे केस में जो है वो आपके पास ज़ीरो कोरिलेशन हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन अ समर द सेल ऑफ आइसक्रीम इंक्रीजेज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये आपके पास लास्ट चैप्टर टाइम सीरीज़ वाले चैप्टर में से है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं समर में आपके पास सेल इंक्रीज़ होती है वो किस चीज़ की एग्जांपल है, सर्कुलर वेरिएशन की, साइक्लिकल, सीजनल, या रैंडम वेरिएशन की। अब जो सर्कुलर वेरिएशन होता है वो मोस्टली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, एक साल से ज़्यादा। साइक्लिकल में एक पूरा साइकिल चलता है जिस तरह आपका बिजनेस साइकिल होता है। सीजनल में होता है सीजन्स के थ्रू आता है। तो यहाँ पर जो आपके पास समर की जो सेल हो रही है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो ये सीजनल होगा। तो आपके पास इसका ऑप्शन सीजनल वेरिएशन होता है। रैंडम वेरिएशन नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह होते हैं जिनका कोई पैटर्न नहीं होता, जो अचानक आ जाते हैं, जिसका पहले से कोई आपको प्रिकॉशन या कुछ आपको आइडिया नहीं होता। अब लास्ट है द मेन कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़, ये भी आपके पास चैप्टर नंबर 8 है। तो यही चार आपके पास मेन कंपोनेंट है, सर्कुलर वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशंस एंड रैंडम वेरिएशन। ये आपके पास 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ है, और ये आपके पास टोटल 17 आपके पास जो है वो आपके MCQs हैं। अगर आप अब यहाँ पर 17 MCQs अगर आप इनका पैटर्न देखो तो अब 2 आपके पास चैप्टर नंबर 8 में से आए हैं, एक यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 में से आया है, ये इंडिपेंडेंट भी चैप्टर नंबर 6-7 का मिक्सचर ही है, ये चैप्टर नंबर 6 में से आया है आपके पास। देन अपवर्ड बाइस वाला और परसेंटेज ये चैप्टर नंबर 5 में से है, वेरिएंस चैप्टर नंबर 4 में से है, एंड देन आपके पास 3 में से ऑलमोस्ट 5 आपके पास आए हैं, एंड देन आपके पास 2 में से हैं और 2 ही 1 में से है। तो अगर आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली देखो तो चैप्टर नंबर 3 में से कंपैरेटिवली ज़्यादा आए हैं, लेकिन हो सकता है कि जो पेपर आपके पास आए इसमें 3 और 4 की इस बार बैलेंस हो जाए। तो हर जो भी चैप्टर हैं उसमें से ऑलमोस्ट हर चैप्टर में से 2 आ रहे हैं। ठीक है, एक ही चैप्टर नंबर 3 में जिसमें थोड़े ज़्यादा आए हैं। ठीक है, तो आपने पेपर की प्रिपरेशन भी ऐसे ही करनी है। आपने जो MCQs हैं उनको इक्वली याद करना है, और MCQs इतने डिफरेंट नहीं होते। अगर आप एक बार थॉरली चैप्टर को पढ़ लेते हो और जो MCQs आपके पास चैप्टर के एंड पे गिवन आप कर लेते हो तो आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे से MCQs जो है वो आपके हो क्लियर हो जाएंगे।